आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज शुरुआत से सबसे पहले सबसे आसान टॉपिक से हम शुरू करेंगे। वो कौन सी 21 स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको जिन पे फोकस करना है, लॉकडाउन के बाद आपको काम आने वाली है। इनमें से कुछ चीजें लॉकडाउन के दौरान आप तैयारी करेंगे और कुछ लॉकडाउन के बाद आपको तुरंत काम आने वाली है। क्या करनी, कौन सी 21 पॉइंट है जो आपको बड़ी ग्रोथ दे सकते हैं। लॉकडाउन खत्म होते ही आपको बड़ा सेल्स मिलेगा। अगर आपका बिजनेस अभी बंद हो चुका है तो आपकी सेल्स अच्छी चालू हो सकती है, बहुत अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। इन 21 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात समझिए। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे आप अभी तैयारी करेंगे ताकि आपका सेल्स खुलते ही बड़ा हो जाए। इन 21 में से आपके कितने काम आते हैं, इस पर नजर रखिएगा कि कौन से 21 पॉइंट्स में से सर्कल करने होंगे आपको, जो जो आपको काम आते हैं। हम रीडिंग मटेरियल भी देंगे आपको, लेकिन बीच बीच में अपने नोट्स बनाते रहिए और फोकस बना करके रखिए। पहला पॉइंट क्या है? टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन करना। अगर आपके पास बड़ी मैन पावर है या मैन पावर बिल्ड करनी पड़ती है तो सॉफ्टवेयर आपको काम आएंगे। सीआरएम, चैटबॉट्स, डायलर्स आपको मैन पावर कॉस्ट सेव करने में मदद करेंगे। अगर आप घर से भी काम कर रहे हैं तो भी सीआरएम, चैटबॉट और डायलर्स आपको लोगों को, अपनी मैन पावर को, सेल्स की टीम को, सर्विस की टीम को, लीडरशिप की टीम को, जो B2B सेल्स कर रही है उनको भी एंगेज करने में मदद करेगा। डायलर आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। डायलर क्या होता है? अगर आपके पास 5,000, 10,000, 20,000 लोगों का डेटाबेस है या 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का डेटाबेस है, अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो डायलर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अब तो, पहले फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, अब तो डिजिटल हो गया है, क्लाउड बेस्ड होता है। डायलर ये वो चीज है जो आपको, आपकी टीम को फोन नंबर थ्रो करके देता है और आपकी टीम ऑटोमेटिकली कॉल लगता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी टीम बोले कि हाँ जी मैं कॉल कर रहा हूं, मैंने 100 कॉल कर लिया। आपको डायलर के कारण दिख जाएगा कि आपकी टीम कितने लोगों से बात कर रही है, कहां कितनी बातचीत चल रही है। क्षमा चाहता हूं, बीच में मैं पानी लेता रहूंगा। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन आपको डेटा को एनालाइज करने में मदद करेगा। डायलर्स के बारे में पता करिए, इसके बारे में पारितोष जो कुछ बताएंगे। सीआरएम आपको डेटा को नर्चर करने में मदद करेगा। सीआरएम से पता चल जाता है कि आपके डैशबोर्ड पे कि कौन सा कस्टमर आपकी सेल्स की फनल में कहां खड़ा है। अगर आपका किसी भी तरह से सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस है, अगर आपका कोई रिटेल बिजनेस भी है, तो भी आपको सीआरएम या बेसिक टेक्नोलॉजी, पीओएस जैसा जरूर चाहिए आपको। फेवरेबल चेंजेस कैन बी ब्रॉट इनटू ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस। अगर आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन घट जाता है। दूसरा पॉइंट, एक मैंने बताया टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, दूसरा मैं बता रहा हूं आपको डिजिटल ऑटोमेशन। डिजिटल ऑटोमेशन क्या है? आपको सेल्स करने में मदद करता है, आपको आपके कोका को, यानी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को घटाने में मदद करता है। अगर आपका डिजिटल ऑटोमेटेड कैंपेन्स हैं तो आपकी लीड अच्छी जनरेट होती हैं। आप अगर पुराने ट्रेडिशनल मीडिया पे जाते हैं, न्यूज़पेपर एड, प्रिंट, टीवी एडवर्टाइजिंग, जो भी तरीके के हैं, पैम्फलेट हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके थे और ये महंगे पड़ते हैं, ये सबको दिखते हैं पर कस्टमर कम आता है इसमें। जैसे अगर आपने अखबार में ऐड दे दी, दैनिक भास्कर के आज 55 लाख अखबार सर्कुलेट होते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया के आज लगभग 51 लाख अखबार सर्कुलेट होते हैं पूरे देश भर में। अगर आपने 55 लाख लोगों को अपनी न्यूज़ दिखाई कि आप एक इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनी हैं, तो हो सकता है कि बूढ़ा आदमी भी देख रहा हो, छोटा बच्चा भी देख रहा हो, कोई गृहिणी भी देख रही हो, कोई ऐसा आदमी देख रहा हो जो गाड़ी नहीं चलाता हो, तो उसको इंजन ऑयल गाड़ी का उतना काम नहीं आएगी वो ऐड। तो 55 लाख में से पहले समझ लेते हैं कि केवल हो सकता है 10% लोग आपके काम के हो। 5.5 लाख, यानी कि आपने 50 लाख लोगों को ऐड बेकार में दिखा दी। लेकिन अगर आपने ईमेल कैंपेन्स कर दिए टारगेटेड, अगर आपने उससे आपकी वेबसाइट कन्वर्जन इंप्रूव होती है। अगर आपने फेसबुक कैंपेन किए, लिंक्डइन कैंपेन किए, इंस्टाग्राम कैंपेन किए, तो आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज होती है और आप केवल उन लोगों में पहुंचते हैं जहां पे आपको पहुंचना चाहिए था। यानी कि वो 50 लाख लोगों को आपने ऐड जो बेकार में दिखाई, वो यहां पे आप पैसा बचा सकते हैं, वहां 50 लाख लोगों को ऐड दिखाने का पैसा बेकार हो गया। इससे आप, और खास तौर से अगर आपकी लो टिकट आइटम है तो तुरंत डिजिटल पे ही आपकी बिक जाती है, मुश्किल नहीं आती। तीसरी चीज जो आप इस लॉकडाउन के दौरान सोच सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि आप अपनी मैन पावर को ट्रेनिंग दीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, अगर अनट्रेन्ड मैन पावर है, अगर आपके पास दुकान में कोई कस्टमर ग्राहक आ भी गया, आपकी फैक्ट्री में भी कोई कस्टमर से बातचीत हो रही है, आपकी इंडस्ट्री अगर आप चलाते हैं, तो B2B एंटरप्राइज सेल्स भी अगर आप करते हैं, अगर आपकी सेल्स की टीम कमजोर है, सेल्स सबको चाहिए, अगर आपकी सेल्स की टीम कमजोर है तो हो सकता है कि वो 10 लोगों से मिले और 3 लोगों को माल बेचे, और अगर आपकी सेल्स की टीम अच्छी है, वो 10 लोगों से मिले, हो सकता है 7 लोगों को माल बेचे। यानी कि आपकी कन्वर्जन में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है अगर आपकी सेल्स की टीम अच्छी तरह से प्रॉपर्ली ट्रेंड हो। तो अपनी मैन पावर को ट्रेन करिए ढंग से। एम्प्लॉइज विल बी एम्पावर्ड टू डू कंसल्टेटिव सेलिंग। मेरी बात समझिए, कम लीड से ज्यादा कन्वर्जन होगा अगर टीम ट्रेंड होगी, और अगर टीम ट्रेंड नहीं है तो ज्यादा लीड से कम कन्वर्जन होगा। अगर आप कम लीड से ज्यादा कन्वर्जन कर पाते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, आपकी कॉस्ट घटती है। पर अगर ज्यादा लीड आई,
आप इतना मेहनत करते हो भाई साहब, आप इतनी ताकत लगाते हो, मेरी बात सुनो, आपकी दुकान पे कोई आता है, आपके कितने बरसों की मेहनत के बाद कुछ कस्टमर्स को आप ला पाते हो अपनी दुकान पे, वो दुकान पे आए लेकिन आपका सेल्समैन उसको माल नहीं बेच पाया, तो आपकी की हुई सारी मेहनत पे वो पानी फेर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं, आपके पैसे को मिट्टी में मिला देगा। ऑन द हिंड साइड अगर आपकी मैन पावर ट्रेंड है तो कन्वर्जन रेशियो इतना इंप्रूव कर जाएगा, और आपका कोका यानी कि जो एक कस्टमर को जोड़ने की जो कॉस्ट आती थी, जो पैसा खर्च होता था, वो अपने आप घटता चला जाएगा। तो मैंने आपको अभी तक 3 बातें बताई, और तीसरी बात में एक बात और समझिए कि मैं तीसरी से चौथी को लिंक करने जा रहा हूं कि अगर आपने सेल्स की टीम को ट्रेनिंग तो दे दी, पर अपने प्रोडक्ट की टीम को भी ट्रेनिंग दीजिए। उसमें क्या है, इंप्रूव योर यूजर एक्सपीरियंस। आपका कस्टमर है, उसको अगर आप अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, और तो अब आपको इसका मतलब क्या है, लॉकडाउन में क्या करना है, माल तो आप नहीं बेच पा रहे, तो लॉकडाउन में प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की तैयारी करिए। इस समय कोरोना क्राइसिस के दौरान सोचिए कि मैं कहां से बाहर यूरोप में, चाइना में, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के अंदर, यूएस के अंदर कौन से प्रोडक्ट किस तरह के चल रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च करिए। एक अगर आपका प्रोडक्ट में वैल्यू है, अगर आपका प्रोडक्ट एक वर्ल्ड क्लास ग्रेट प्रोडक्ट है, तो आपका कस्टमर बार बार वापस आएगा। तो प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने पे काम करिए, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करिए, मार्केटिंग पे आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपकी मार्केटिंग के स्पेंड अपने आप कम हो जाते हैं, कस्टमर हमेशा अपने आप वापस आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एंड्रॉइड यानी कि गूगल का एंड्रॉइड, या इनफैक्ट हमारा भी अपना प्रोग्राम, हम लोग को एड्स नहीं करनी पड़ती हैं। जितने अच्छे ब्रांड्स हैं दुनिया के, वो लोग कभी एड्स नहीं करते। शाओमी बहुत साल तक उसने ऐड नहीं किया, एप्पल ने शुरू में कभी ऐड नहीं किया। अब एप्पल का प्रोडक्ट थोड़ा कम बिकना हुआ, ऐसा समय आया कि अब वो थोड़ा कम बिका, तो अब एप्पल को एड्स करनी पड़ रही हैं, क्योंकि शुरू में जब तक स्टीव जॉब्स थे तब तक बहुत इनोवेशन था, तो माल अपने आप बिका करता था क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था। अब स्टीव जॉब्स के जाने के बाद उतने बड़े बड़े इनोवेशन नहीं आए, 8, 9, 10 सीरीज तो बढ़ते चले गए, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आया हो, तो इसलिए अब उनको एड पे स्पेंड करना पड़ता है। बड़ा सिंपल एग्जांपल, एप्पल के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अगर प्रोडक्ट में दम होगा, माइक्रोसॉफ्ट का 90% मार्केट शेयर है, इसके प्रोडक्ट में दम है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट पे चलती है। टेस्ला को कभी ऐड नहीं करनी पड़ी, याद रखिएगा। टेस्ला ने 48 घंटे के अंदर $2 बिलियन की गाड़ी बनाने के 17 महीने पहले बेच दी। मैं दोबारा बोल देता हूं, 48 घंटे के अंदर, क्या 48 घंटे के अंदर 17 महीने पहले, यानी कि प्री लॉन्च के अंदर, अभी गाड़ी बनी नहीं है, $2 बिलियन की गाड़ियां बुक कर ली। तो महत्वपूर्ण है, यानी कि अपने प्रोडक्ट पे काम करिए, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करिए, ढूंढिए कि प्रोडक्ट को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कंपटीशन का एनालिसिस करिए, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, दुनिया का नंबर 1 क्या कर रहा है, इंडिया का नंबर 1 क्या कर रहा है, आपके राज्य का, आपके शहर का नंबर 1 क्या कर रहा है। जिस भी स्टेज ऑफ बिजनेस पे है उसको आप स्टडी करना शुरू करिए। ये रिसर्च करने का समय है, समय बिताने का समय नहीं है। मैं एक पल भी अपना वेस्ट नहीं किया इस लॉकडाउन के दौरान। मुझे लगता है मैं शायद ज़्यादा बिजी रहा हूँ और काफ़ी एफिशिएंट भी रहा हूँ। अपनी किताब पे भी काम कर रहा हूँ, और साथ साथ सेमिनार्स, वेबिनार्स, न्यूज़ चैनल्स, अपने वीडियोस बनाना, कोर्स के लिए कंटेंट बनाना, पेड कंटेंट, फ्री कंटेंट, सब पे कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ, और थोड़ा हेल्थ का अपना ध्यान रख पा रहा हूँ। मैं पांचवा पॉइंट आपको दूंगा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के बाद, वो है अटेंशन ऑन रिटेंशन, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट। अपने कस्टमर को रिटेन कैसे करें, अटेंशन ऑन रिटेंशन। रिटेंशन का अर्थ क्या हुआ, कस्टमर टिका कैसे रहे। आज का दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इन 4-5 घंटों में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। रिटेंशन यानी कि अगर आपकी छोटी कंपनी भी है तो एक आदमी कम से कम सर्विस डिपार्टमेंट पर डालिए। फिलहाल तो सेल्स हो नहीं रही है, तो सबको सर्विस पर डालिए। सर्विस का मतलब क्या है, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से बातचीत करना शुरू करिए, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करिए। कस्टमर के पास ऑप्शन है, याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, कस्टमर के पास ऑप्शन है। आज कस्टमर के पास चॉइस है। मैं मारुति के चेयरमैन मिस्टर आरसी भार्गव के साथ बैठा था। मैं बोला कि आपने मारुति में सबसे बड़ा फोकस एरिया आपके लिए क्या है, तो मिस्टर भार्गव बोले कि मेरा सबसे ज़्यादा इस समय फोकस्ड एरिया एक ही है, जो बड़ा चैलेंज आ रहा है, वो है कि टुडे कस्टमर हैज़ अ चॉइस। वो किसी की भी गाड़ी खरीद सकता है। अगर मैंने अपनी सर्विस और अपनी सेल्स और अपने प्रोडक्ट को अच्छा नहीं रखा तो दिक्कत हो जाएगी। आज बात कर रहे हैं, मतलब आज से मतलब इस समय बात कर रहे हैं 5वें पॉइंट में सर्विस डायमेंशन के ऊपर, कि अपनी सर्विस टीम को बहुत अच्छे से ट्रेन करिए कि वो अपने पुराने कस्टमर्स के साथ बातचीत करें, इंटरैक्ट करें, ताकि जैसे लॉकडाउन खुले तो आपके कस्टमर के माइंड में जब आपका प्रोडक्ट खरीदना हो तो केवल उसे आप ही की याद आए, वो आप ही की बात करे, केवल आप ही को याद करे। डोंट वेट फॉर अ कस्टमर टू कंप्लेन, और कस्टमर की कंप्लेंट बड़ी हो जाए तब तक का इंतजार मत करिए। रिजॉल्व एवरी स्मॉलेस्ट कंप्लेन विद अ डिटर्मिनेशन। मेरी बात समझिए, कस्टमर को रोके रखने के लिए इस डिपार्टमेंट पे फोकस करिए। लॉकडाउन के दौरान इस डिपार्टमेंट को समय दीजिए, बड़ा वैल्यू क्रिएट करिए इसमें। मेरी बात मानिए, आप आज तक आपसे 5 साल में, 10 साल में, 3 साल में, 2 साल में जिसने भी जो कुछ खरीदा है, क्या आप टेलीफोन कॉल के थ्रू या आप वॉइस ब्लास्ट के थ्रू, जैसे आप एक वॉइस रिकॉर्ड करिए, नमस्कार मैं बोल रहा हूं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आपने हमारे
ऐसा करके आप कुछ मैसेज दे सकते हैं कि आपने हमें यूट्यूब चैनल पे इतना प्रेम दिया। मैं अपना मैसेज बता रहा हूँ, अपना मैसेज बताइए। डिजिटल कंपनी सारी काम कर रही हैं, आपके वॉइस ब्लास्ट को आपके सारे डेटा पे जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनके पास चला जाएगा। अगर आपकी ऐसी कंपनी जहाँ कस्टमर्स कम हैं, लिमिटेड हैं, तो फिर उनको फिजिकली खुद ही फ़ोन करिए, 1-to-1 कॉल करिए, अपनी टीम से कॉल करवाइए, उनको ईमेल्स भेजिए, उनको समय दीजिए। अब छठा पॉइंट, इस लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर सकते हैं? जो कस्टमर्स आपसे खुश हैं उनसे एंडोर्समेंट्स मांगिए, उनसे टेस्टिमोनियल्स मांगिए। उनको बोलिए छोटा रिकॉर्ड करके आपको दें, कुछ टेक्स्ट में लिख करके दें, कुछ ईमेल में रिप्लाई करके दें, आपकी कुछ तारीफ करें। कुछ वीडियो टेस्टिमोनियल बन सकता है जिसको आप अपने वेबसाइट पर डाल सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल सकते हैं। इससे आपके आने वाले कस्टमर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो प्रेजेंट कस्टमर है जिसने भेजा तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा बीच में था कहीं पे कि आपके पास आए कि ना आए, आए कि ना आए, हाँ, यू लव मी नॉट, यू लव मी नॉट, ऐसा कॉलेज में बच्चे करते हैं, रोज पेटल फेंकते हैं। ऐसा ही कस्टमर भी आपके बारे में सोचता हूँ, इससे खरीदूं कि नहीं खरीदूं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं। विश्वास पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अपनी खुद की तारीफ ना करें बल्कि दुनिया आपकी तारीफ करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्टिमोनियल रूट पे जाइए, टेस्टिमोनियल से लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है, और वो आपके बारे में थोड़ा और रिसर्च करना शुरू कर देता है। अपनी रिव्यूज और रेटिंग्स इंप्रूव कराइए। जो कस्टमर आपसे खुश थे, आपके सोशल मीडिया चैनल पे, आपकी वेबसाइट पे, अगर आपके होटल्स थे तो वहाँ पे आकर के उसको रिव्यू करें, अपनी रेटिंग दे, आपके बारे में आकर के बात करें। देखो मेरी बात सुनो भाई लोग, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। टेस्टिमोनियल मांगने के लिए हेजिटेट मत करो। मुझको मालूम है कई लोग टेस्टिमोनियल मांगने के लिए हेजिटेट करते हैं, मत करिए, बात करिए, कुछ लोग देंगे आपको। अपने हैप्पी कस्टमर्स को बोलिए कि आपके साथ आपको वो अपना प्रेम दर्शाएं इस समय, और उनको बताइए कि बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, और ये आपको सोशल मीडिया पे आपके पोटेंशियल बायर्स को एंगेज करने में मदद करेगा। मैं आता हूँ 7वें पॉइंट पे। 21 पॉइंट मैंने आपको बताने थे, तो मेरा 7वां पॉइंट क्या है आपके साथ कि स्टे फोकस्ड ऑन योर टारगेट मार्केट। अपनी टारगेट मार्केट को प्लान करिए कि आपकी टारगेट मार्केट है कौन। अपनी मार्केट को समझिए कि आपका एक्चुअल मार्केट कौन है। सब जगह मेहनत नहीं करते, दीवार को धक्का नहीं लगाते, मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाते। मेरी बात समझिए, उसी जगह पे फोकस करना है जहां आपकी एक्चुअल टारगेट मार्केट रहती है। आपका कस्टमर कौन है? वो बायर है कि बार्गेनर है? आपका कस्टमर है कौन? आपका कस्टमर, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका सेक्स यानी कि लिंग क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उसका धर्म क्या है, वो रहता कहाँ है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसका पर्सोना बनाइए, उसकी पर्सनालिटी क्रिएट करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे देखिए, आपके 20% कस्टमर आपको 80% रेवेन्यू देते हैं। वो 20% कस्टमर कैसे हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। जब आपने फेसबुक पे ऐड करी, सुनिएगा मेरी बात को, मैं थोड़ा इस टॉपिक को और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जब आप फेसबुक पे ऐड करते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया, और 1 लाख रुपए लगा के आपको 1,000 कस्टमर मिला, यानी कि 100 रुपया खर्च करके एक कस्टमर मिला। मेरी बात समझ रहे हैं कि सिनेरियो समझिए। 1 लाख रुपया खर्च किया, आपको 1,000 कस्टमर मिला, यानी कि एक कस्टमर को लाने की कॉस्ट आ गई 100 रुपया। लेकिन अब आपको समझना है कि वो 1,000 कस्टमर कौन थे, उनका बिहेवियर कैसा था, उनका पर्सोना बनाइए, उनका, इसको बोलते हैं लुक अलाइक। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं? लुक अलाइक। फेसबुक का टर्म है ये। क्या टर्म है? लुक अलाइक। अब आप लुक अलाइक जब इंप्लीमेंट करेंगे, और उसी तरह के कस्टमर जिन्होंने आपको अग्री किया आपका माल खरीदने के लिए, फिर आप उसी तरह के कस्टमर को टारगेट करेंगे। आप सबको टारगेट नहीं करेंगे, या ज्यादा बड़े ग्रुप को टारगेट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? पहली बार में आपको 1,000 रुपए में एक कस्टमर मिला, हो सकता है, क्षमा चाहता हूं, पहली बार आपको 100 रुपए में एक कस्टमर मिला था, तो हो सकता है इस बार आपको 10 रुपए में एक कस्टमर मिले। यानी कि पहली बार आपको 1,000 कस्टमर लाने के लिए आपको 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ा, इस बार हो सकता है कि वही 1,000 कस्टमर लाने के लिए 10,000 रुपए में काम चल जाए। यानी कि आपकी एड स्पेंड, आपकी कॉस्ट 90% कम हो गई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो अपनी टारगेट मार्केट को प्लान करिए, ताकि जैसे ही आप लॉकडाउन के बाद खुले और आप तैयारी करें और आप बिजनेस में जाएं, तो आप अपने मार्केट को समझ सकें, उसको पहचान सकें, और सीधा उसी के ऊपर जाकर टारगेट करें, वहीं फोकस करें। याद रखिएगा, 20% कस्टमर ही 80% रेवेन्यू देते हैं। उन 20% कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस करना है आपको। मेरा 8वां पॉइंट है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। क्या होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप? बिल्ड अलायंस विद इन्फ्लुएंसर्स ऑफ योर इंडस्ट्री। कौन है इन्फ्लुएंसर आपकी इंडस्ट्री के जो आपको मदद कर सकते हैं, जो आपके पार्टनर बन सकते हैं? फाइंड आउट पीपल हु कैन बी योर डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर, फ्रेंचाइजी। इस समय तैयारी करिए, अपने कंसल्टेंट से बात करिए, क्या आपके प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजिंग की जा सकती है, क्या आपकी सर्विस की फ्रेंचाइजिंग की जा सकती है। फ्रेंचाइज कंपनीज इस समय काम कर रही हैं अभी भी। पूछिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं।
देखिए कि आपके माल को कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा बेच रहे हैं बाजार के अंदर, उनके साथ फोन पे इंटरेक्शन करने शुरू करिए, ईमेल कॉन्वर्सेशन शुरू कर दीजिए, अपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू करिए। आगे चल के ये आपके केपेक्स को कम करेगा, क्योंकि दूसरे लोग आपका माल बेच रहे होंगे। जब बाकी लोग आपका माल बेचते हैं तो आपको माल बेचने की कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, आपको केवल मार्जिन शेयर करना पड़ता है। आपके चैनल पार्टनर आपके लिए मार्केटिंग करेंगे आप ही के बिहाफ पे, वो आपके लिए सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करेंगे। या फिर देखिए कि कोई लोकल पॉलिटिकल लीडर है या कोई लोकल सोशल या रिलीजियस लीडर है जो आपकी मदद कर सकता है। इससे आपकी कॉस्ट पर लीड कम होगी, आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन कम होगी। कॉस्ट पर लीड क्या है? जितनी लीड आती हैं उन लीड्स को कन्वर्ट करने पे या उन लीड्स को लाने की कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। कोई सेलिब्रिटी सोचो कि आपकी मदद कर सकता है, कोई रिश्तेदारी में, जान पहचान में, यारों दोस्तों में जो सेलिब्रिटी है जिसकी मार्केट में बहुत इज्जत की जाती है, क्या वो आपके लिए कुछ बोल सकता है? इसका रूल समझते हैं। अगर आपको कोई पार्टनर ढूंढना है तो पार्टनर का रूल क्या है? टू नॉन कंपीटिंग ब्रांड्स फोकसिंग ऑन द सेम कस्टमर कैन क्रॉस प्रमोट। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको पकड़ लो, मेरी बात सुनो। टू नॉन कंपीटिंग ब्रांड फोकसिंग ऑन द सेम कस्टमर कैन क्रॉस प्रमोट। क्या अर्थ हुआ? दो नॉन कंपीटिंग ब्रांड जिनका आपस में कंपटीशन नहीं है पर उनका कस्टमर सिमिलर है। जैसे हमारे भी आज इस लाइव के दौरान कुछ स्पॉन्सर्स आए हैं, उनके लिए आप कस्टमर हैं और मेरे लिए भी आप कस्टमर हैं, और हम दोनों का कस्टमर सेम है, लेकिन हमारा आपस में कंपटीशन नहीं है, तो क्रॉस प्रमोट करने के लिए उन्होंने आकर के यहाँ स्पॉन्सरशिप दिया। ऐसे ही आप समझते हैं मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, आपस में कंपटीशन नहीं है इनका। वो बेवरेज बनाता है और ये बर्गर्स बनाता है, इन दोनों का कंपटीशन नहीं है, लेकिन दोनों का कस्टमर सेम है, तो ये क्रॉस प्रमोट करते हैं। पी 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 पी, बैंड बाजा बजाने वाला और शादी का कार्ड छापने वाला, इन दोनों का आपस में कंपटीशन नहीं है, पर दोनों का कस्टमर सेम है, दूल्हा या दुल्हन जिसकी शादी होने वाली है, तो ये एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं। सोचिए, देखिए एक बात समझिए, इसका फायदा क्या है? दोनों ब्रांड्स को फायदा मिलता है, इससे दोनों ब्रांड्स का प्रमोशन और एक्सपोजर बढ़ता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है दोनों ब्रांड्स के लिए, दोनों ब्रांड्स की को नया कस्टमर लाने की कॉस्ट कम हो जाती है। इसका ब्रांड इसको मिल जाता है, क्षमा चाहता हूं, इसका कस्टमर इसको मिल जाता है, इसका कस्टमर इसको मिल जाता है, तो नया कस्टमर एक ऐड हो जाता है, दोनों ब्रांड्स को आई बॉल अटेंशन, नया एडेड आई बॉल अटेंशन मिल जाता है। सो एवरीवन गेट्स बेनिफिटेड एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन। मेरी बात समझिए, इसको करने से पहले ध्यान रखिएगा कि टारगेट ऑडियंस कौन है। ऐसा नहीं उसका टारगेट कुछ और हो, आपका टारगेट कुछ और हो, तो फिर आप आ जाएं और बाद में लड़ाई झगड़ा हो कि भाई साहब कोई फायदा तो हुआ नहीं। और लेकिन इसमें केवल अपने बारे में मत सोचिएगा, सामने वाले के बारे में सोचना पड़ेगा। गो बियॉन्ड मी, मी एंड मी। केवल अपने बारे में मत सोचिए, सामने वाले के बारे में सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर के आइए, एक ऐसे आइडिया लेके आइए जो आपको मदद कर सके। लॉकडाउन के दौरान आपको ये रिसर्च करना चाहिए इस समय कि कौन ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखिएगा, नाइकी और एप्पल का आईफोन, ये एक दूसरे को प्रमोट करते रहे हैं बहुत लंबे समय तक। लुई विटॉन अपने बैग्स बनाता है, पर्स बनाता है, और BMW गाड़ी बनाती है। दोनों के लिए प्रीमियम कस्टमर इंपॉर्टेंट है, दोनों दूसरे को प्रमोट करते रहे हैं। जब आप ये पार्टनरशिप करें तो उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट में जरूर ले लीजिएगा, और कंसिस्टेंसी रखिएगा सिमिलर लैंग्वेज की। ये नहीं कि वो कुछ और बोल रहा हो पार्टनर, जो क्रॉस प्रमोशन पार्टनर, और आप कुछ और बोल रहे हो, दोनों की भाषा एक जैसी हो, ताकि कभी दिक्कत ना आए। मैं इसी के साथ अपने 9वें पॉइंट पे मूव कर रहा हूं। क्रिएटिव कंटेंट मार्केटिंग को 10 गुना कर दो इस समय। ये सही समय है, लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। टीवी चैनल सब आजकल, एबीपी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी धड़ाधड़ अपने बारे में बता रहे हैं। अरे मेरे चैनल को 21 करोड़ लोगों ने देखा, अरे मेरे चैनल को 25 करोड़ लोग, 29 करोड़, हम सबसे आगे, सबसे तेज, आज तक अपने बारे में खूब बोल रहे हैं। आजकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस समय घर बैठ के लोग क्या कर रहे हैं? न्यूज ही देख रहे हैं, अखबार की एक एक लाइन खोल खोल के पढ़ रहे हैं। जितना जिंदगी में अखबार नहीं पढ़ा, इस समय पढ़ रहे हैं। तो इस समय कंटेंट क्रिएट करिए, ये समय था। आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको तो कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। एजेंसी लेकर के आइए या हायर कर लीजिए किसी को फुल टाइम। इस समय लोगों की नौकरियां जा चुकी है, अगर आपने किसी ऐसे को नौकरी दे दी जो इन्फोग्राफिक्स बना दे, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसकी और बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी थी और आपने उसको नौकरी दे दी। कंटेंट इस तरह से बनाइए कि आपके कस्टमर को रेडी सॉल्यूशन आप एडवांस में दे दें उसके आने वाली प्रॉब्लम को लेकर के। या फिर वायरल कंटेंट क्रिएट करिए। जैसे डॉक्टर्स हैं, उनको हेल्थ के ऊपर कंटेंट क्रिएट करके देना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको सेविंग के ऊपर कि कैसे पैसा सेव कर सकते हैं कंटेंट बना के देना चाहिए। जैसे लॉयर्स हैं, उनको लीगल अधिकारों पे कंटेंट बना के देना चाहिए। आजकल तो काम वाली बाई भी क्या लिखती है, वो गीता काले नाम की काम वाली बाई, उसने एक बनाया कि क्या आधार कार्ड वेरीफाइड अपना एक बिजनेस कार्ड बनाया कि बांडे बर्तन 800 रुपया, झाड़ू पोछा 1200 रुपया, ऐसा करके उसने अपना बिजनेस कार्ड बना दिया और वो वायरल हो गई। मेरी बात समझिए, हर आदमी समझता है कि कंटेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंटेंट सिंपल होना चाहिए, विजुअली अपीलिंग होना चाहिए। इन्फोग्राफिक्स यूज करिए। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स मतलब इमेज, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन देनी हो तो विजुअल फॉर्मेट में दीजिए। उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स यानी कुछ डेटा बता सकते हैं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसमें कुछ टाइमलाइन दे सकते हैं कि 2000 में ऐसा हुआ, 2005 में ऐसा हुआ, 2010 में, 2015 में, 2020 में, अपने बारे में टाइमलाइन दे सकते हैं।
आप अपने कुछ प्रोडक्ट को यूज करने के प्रोसेस को दे सकते हैं इन्फोग्राफिक्स के अंदर कि अगर आप B2C में नहीं है, B2B में है, तो भी आप का प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कुछ सेफ्टी मैनुअल बना के दे सकते हैं, यूजर मैनुअल बना के दे सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स के अंदर कुछ ज्योग्राफीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वो ये करता है, मैं ये करता हूँ, या मार्केट में ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप एक डाइटिशियन हैं, तो उसके ऊपर तो बहुत इन्फोग्राफिक्स बना के दे सकते हैं। आजकल लोग घर बैठ के या तो हेल्थ को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं या हेल्थ को बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऐसे दीजिए और हायरार्की के साथ में दे दें, बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बात समझिए, कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज किंग। मैंने अपनी बात करी, आप अपनी बात करिए, अपने बारे में सोचिए। मैं 10वें पॉइंट पे आ रहा हूं। मेरा 10वां पॉइंट है टेस्ट, एनालाइज, चेंज एंड रीटेस्ट। क्या मतलब हुआ? आप अपने प्रोसेस मैनुअल्स हैं, आपके प्रोडक्ट और प्रोसेस के जितने भी मैनुअल्स हैं, आपके मार्केटिंग कैंपेन्स थे, आपके मार्केटिंग मटेरियल थे, उनको प्लान डू चेक आउट करिए। जो आपने बनाया था चेक करिए कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। अपने सारे मार्केटिंग कैंपेन्स को स्टडी करिए, देखिए कि किस किस से रिजल्ट आता है, किस से नहीं आता। एनालिटिक्स को पढ़िए, डेटा एनालिटिक्स का मतलब है नंबर पढ़िए कि किस किस में रिजल्ट आ रहा है, किस में नहीं आ रहा, कस्टमर क्या देखना पसंद कर रहा है, कस्टमर किस को छोड़ रहा है। रीटेस्ट करिए, नए चेंजेस लेकर के आइए और फिर अपने नए प्रोसेस भी बनाइए। व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। याद रखिए, इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मार्केटिंग के सारे मटेरियल को, मैनुअल्स को, अपने प्रोसेसेस को डिज़ाइन करिए। जो भी आप काम करते हैं उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाइए। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो अपने कंसल्टेंट्स को हायर करिए, जो कंसल्टेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं, ताकि आप ये सारे मैनुअल्स को लॉकडाउन खुलने से पहले तैयार कर सकें और एक प्रोसेस ड्रिवन कंपनी की तरह काम करें। पर्सनैलिटी ड्रिवन कंपनी स्केल नहीं हो सकती, प्रोसेस ड्रिवन कंपनी ही स्केल की जा सकती है। इसी के साथ मैं अपने 11वें पॉइंट पे आ रहा हूँ। 21 पॉइंट्स कंटिन्यूसली दे रहा हूँ कि लॉकडाउन से पहले आपको क्या तैयारी करनी है। अपने क्लाइंट के साथ में, कस्टमर के साथ अप्रिसिएशन प्रोग्राम भी बिल्ड करिए। सो इसी के साथ मेरा अगला पॉइंट, स्टार्ट क्लाइंट अप्रिसिएशन प्रोग्राम, यानी कि कुछ ग्रैटिट्यूड प्रोग्राम बिल्ड करिए। ऐसा तो नहीं कि आपके कस्टमर्स के आप बर्थडे एनिवर्सरी मिस कर रहे हैं, और अगर मिस कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि या तो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आप उसको इंप्लीमेंट करें, या हो सकता है आपके पास डेटा ही ना हो कि आपके कस्टमर का बर्थडे एनिवर्सरी कब आता है। मेरे को लगता है इस समय डेटा कलेक्ट करने का टाइम है। आपके कस्टमर्स के फॉर्म भरवाइए, उनका डिटेल्स दीजिए कि उनके बर्थडे एनिवर्सरीज कब आते हैं, और उनको बताइए कि आप उनको विश करिए अगर इसी दौरान चल रहा है तो। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करिए उनके साथ में, पर्सनलाइज अटेंशन दे करके, या फिर उनको प्री सेल्स एक्सेस की भी आप मॉडल्स पे काम कर सकते हैं। जैसे ही जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको बोल सकते हैं कि लॉकडाउन खुलते ही हमारे आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आपको हम सेल्स देंगे, ताकि आपकी जो पुरानी इन्वेंट्री है फटाफट से निकल जाए। या फिर अगर आप नई इन्वेंट्री लेके आ रहे हैं तो नए इन्वेंट्री का एक्सेस पहले अपने पुराने कस्टमर्स को दीजिए। उनको लगेगा कि ये भाई मार्केट में 50% डिस्काउंट देने वाला था, उससे पहले जो सारी इन्वेंट्री है इसने पहले हमारे को दिखा दी, 50% डिस्काउंट पहले हमको दे दिया और उसके बाद अब ये दूसरों को देगा। तो अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जो ब्लॉक हो गई है वो ज़्यादा डिस्काउंट पे अपने पुराने कस्टमर को दे दें, या जब आप नई इन्वेंट्री लेकर के आएंगे तो उसका भी पहला एक्सेस, पहला बेनिफिट अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को दीजिए। उनको अप्रिशिएट करिए, उनका अप्रिसिएशन प्रोग्राम बिल्ड करिए। सोचिए कि कैसे आप उनको धन्यवाद कर सकते हैं। उनके बारे में अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर करिए, उनके इन्फोग्राफिक्स बनाइए, उनको अपने सोशल मीडिया चैनल पर धन्यवाद करिए, बधाई दीजिए। तरह तरह से जो जो तरीके से आप कर सकते हैं, उनको कुछ फ्री में गिफ्ट दे सकते हैं, उनको कुछ वाउचर्स दे सकते हैं, उनको कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का तरीका है, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान आप अपनी तैयारी करें, सब ठीक चले, और जब अभी लॉकडाउन खुले तो आप पूरा एक बड़ी लंबी फ्लाइट ले सकें, आपका रेवेन्यू उसी समय डे 1 पे चालू हो जाए जबरदस्त तरीके से। अगला पॉइंट है कि कुछ कॉन्टेस्ट बिल्ड कर सकते हैं क्या आप इस समय लॉकडाउन के दौरान। मैं सारी 21 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं आपको, लॉकडाउन में आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ कॉन्टेस्ट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ में, या पोटेंशियल नए कस्टमर्स के साथ में, जिनको आप प्रमोट करें सोशल मीडिया पे। इससे एंगेजमेंट बिल्ड होगा और काफ़ी ट्रैफिक जनरेट होगा। कॉन्टेस्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, इन कॉन्टेस्ट के बारे में सोचिए, इसको क्रिएटिवली डिज़ाइन करिए, जिससे आप उनके साथ में प्लान करें, रिलेशनशिप वापस बनेगा और उस कंटेंट के कारण फिर रिकॉल वैल्यू आएगा। डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट, मेरी बात याद रखिएगा, डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। इसका अर्थ क्या होता है कि जब भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बात हो तो आप ही को, आपका शेल्फ ऑफ टेक सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा आप ही के बारे में रिकॉल वैल्यू आए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो मैं दोबारा पूछता हूं। ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक बोला। चिपकाने वाला एडहेसिव फेविकॉल, कोई और नाम ही याद नहीं आ रहा पिछले 40 साल से। आउच आयोडेक्स, सबको मालूम है आज तक आयोडेक्स बिकता कम है, लेकिन आज भी उसका रिकॉल इतना स्ट्रांग रह चुका है। पर अगर हम और देखें कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, नूडल्स का मतलब मैगी, कार का मतलब मारुति सुजुकी, बिजनेस ट्रेनिंग का मतलब वो मैं नहीं बोलूंगा, वो आपको मालूम है बिजनेस ट्रेनिंग का मतलब। तो रिकॉल वैल्यू कैसे जनरेट होगा?
कि आप कैसे जितना उनको याद दिलाएंगे उतना जनरेट होगा। उनको कुछ फ्री कंटेंट दीजिए, उनके साथ कुछ एंगेजमेंट ऐसा बिल्ड करिए। प्रमोशन थ्रू कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट इज अ ग्रेट आइडिया। मैं 13 पॉइंट पे आता हूं इसी के साथ में। क्या आप लॉकडाउन से पहले एक फ्लैश सेल्स की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं? भीड़ हमेशा उसके पीछे रहती है जिसकी मार्केट में स्केर्सिटी होती है। लोग वहीं आते हैं जो कम बिकने, जो मतलब कम बचा है और जिसकी डिमांड ज्यादा है। अगर ये बता दें कि एक दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा तो झगड़ा चालू हो जाता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि मैं लॉकडाउन 7 दिन का शुरू कर रहा हूं, तो उससे एक शाम पहले बहुत भीड़ हो गई थी बाजारों में। लोग सब्जियां खरीदने के लिए, क्या क्या खरीदने के लिए पहुंच गए थे। झगड़ा हो गया था बाजार में। सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स तोड़ दिए गए थे उस दिन। जब पता चला ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा तो उसके बाद फिर से तकलीफ आई, लगता है अब कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो एक दिन के लॉकडाउन से पहले ही बहुत दिक्कत आने लगी थी। क्यों? स्केयर सिटी से हमेशा रेवेन्यू सेल्स बढ़ता है। लोग आपके पीछे पीछे आते हैं। फ्लैश सेल्स का मतलब है कि केवल लिमिटेड 3 दिन के लिए आप कर रहे हैं, उसका आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। बहरहाल, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। वडोदरा में एक जैन समाज ने मेरा एक प्रोग्राम किया था एक दफा। उन्होंने मेरा प्रोग्राम अनाउंस किया था गुजरात के अंदर, और उन्होंने ऑडिटोरियम बुक किया जिसमें 1200 सीट्स थी। और पहले पूरे वडोदरा में होर्डिंग लगाते रहे एफएम पे, और जगह जगह एड्स करते रहे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा वडोदरा आ रहे हैं, बड़ौदा आ रहे हैं, वडोदरा आ रहे हैं। अरे भाई क्या हो रहा है, केम छो, अरे भाई जल्दी करो। हाँ, तो गुजराती लोगों ने सुन लिया पहले और बताया कि मैं 12 तारीख को, 12 अगस्त को हम लोग इस होटल के अंदर दोपहर को 1 बजे टिकट लॉन्च करेंगे। अगर टिकट खत्म तो खत्म। वही हुआ, यकीन मानिए। उन्होंने सारे बिजनेस ओनर्स को बुलाया उस होटल में और 1 बजे लॉन्च किया, और 1:15 पे 1200 की 1200 टिकट्स बिक गई थी। 15 मिनट के अंदर 1200 टिकट्स हमारी बिकी इवेंट की। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो बड़े अच्छे ढंग से जैन समाज ने वडोदरा के अंदर इस फ्लैश सेल्स के मॉडल को बिल्ड किया, स्केयर सिटी के मॉडल को बिल्ड किया। क्या आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद, तैयारी आपको अभी करनी पड़ेगी, लॉकडाउन खुलने के बाद उस फ्लैश सेल्स पे आप काम कर सकते हैं। आपको एक रेवेन्यू का जंप मिलेगा, कैश इनफ्लो आएगा, फट 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 आगे बढ़ेंगे। आपको ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। थका हुआ आदमी जब ग्लूकॉन डी पीता है ना तो फिर से भागने लग जाता है। आपके साथ भी वैसा ही होगा। मैं इसी के साथ अपने 14th पॉइंट पे आ रहा हूं। वेबिनार और सेमिनार्स करिए। सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। वर्चुअल सेमिनार करिए, वैल्यूएबल प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्री इंफॉर्मेशन दीजिए, पेड इंफॉर्मेशन, फ्री इंफॉर्मेशन, जैसे हो सकता है वैसे करिए। अगर आपकी इंफॉर्मेशन में दम है, वैल्यूएबल है, तो बाद में आप चार्ज भी कर सकते हैं। कस्टमर बुरा नहीं मानता है थोड़ा बहुत अमाउंट पे करने के लिए। कस्टमर पे करना चाहता है अगर उसको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाए जिससे वो आगे बढ़ सके। तो ये लॉकडाउन के दौरान आप सोचिए, आप कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट आप बिल्ड करके, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, तो क्या किसी प्रकार का वेबिनार या सेमिनार आप कर सकते हैं अपने टीम्स के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए, अपने फ्रेंचाइजीज के लिए, अपने एक्चुअल कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो अगर उसको यूज़ करें, देखें, समझें, तो आपको बड़ा जंप मिल सकता है लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद। इसी के साथ मैं अपने 15th पॉइंट पे आ रहा हूं। अपने पुराने डेटा को नया जीवन दे सकते हो क्या? मेरी बात समझ रहे हैं? गिव न्यू लाइफ टू योर ओल्ड एग्जिस्टिंग डेटा। पहले तो डेटाबेस होना चाहिए आपके पास। सीआरएम की मैं थोड़ी बहुत बात कर चुका हूं, लेकिन जो आपके कोल्ड कैटेगरी के कस्टमर थे, क्या आप इस समय उनको भी रिवाइव कर सकते हो? कोल्ड कैटेगरी वालों के साथ तो वैसे भी आप बात नहीं करते कभी भी। जब बिजनेस आपका अप एंड रनिंग है, जब ऑपरेशनल आपका है बिजनेस पूरी तरह से रूटीन के अंदर, उस समय तो आपके पास टाइम ही नहीं है। जो माल खरीद रहा है उसको बेच रहे हैं, जिससे आपकी बात हो रही है उसको आप बेच रहे हैं। तो जो बिल्कुल नहीं खरीदता था इस समय, क्या आप उसको भी रिवाइव कर सकते हैं? देखिए, जो खरीदता था उसकी बातें तो मैं कर चुका हूं, अपने पिछले 14 पॉइंट्स में कहीं ना कहीं उनके बारे में बात कर चुका हूं। पर जो नहीं खरीदता था, एक बार खरीद के गया केवल, उसको रीटारगेट, रीमार्केट करिए, उस डेटा पे काम करिए ताकि वो कस्टमर भी आपके पास आ सके। क्योंकि इस समय वो किसी बात से हो सकता है आपसे नाराज हो, किसी बात से दुखी हो, अभी आप उससे वापस रिलेशनशिप बना लें, उससे बातचीत कर लें। आपके उजड़े हुए जितने बिखरे हुए रिश्ते थे, आपने बनाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन के दौरान वो सारे बुआ, मामे, चाचे जिनसे आप बात नहीं करते थे, मैं उम्मीद करता हूँ इस समय आपने लॉकडाउन के दौरान सबसे बातचीत करी। पर क्या इसी प्रकार के कस्टमर जिनसे आप बिल्कुल बात नहीं कर पाते थे, जो आपसे नाराज थे, हर शादी के अंदर कोई ना कोई फूफा होता ही है जो नाराज होकर जाता है, ऐसे ही तरह आपका भी कोई ना कोई कस्टमर होगा जो आपसे नाराज होगा और आपके बाद वापस नहीं आया, क्या आप उसको वापस लेके आ सकते हैं? इसी के साथ मेरा 16th पॉइंट, 21 स्ट्रैटेजीज में से मेरा 16th पॉइंट क्या है? नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन। क्या? नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन। इस समय नेटवर्किंग करिए अपनी, इस समय अपने नेटवर्क को बिल्ड करिए। नो मैटर हाउ मच टेक्नोलॉजी आप बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन ह्यूमन टच का कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या कोई ऐसे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिनसे नेटवर्क करके आपको बेनिफिट हो सकता है? क्या उनके साथ आप कुछ
पर्सनली एज अ चेयरमैन, पर्सनली एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, पर्सनली एज द ओनर ऑफ द कंपनी, आप उनके साथ समय बताइए। सो नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन। मेरे 16 पॉइंट पे भी सोचिएगा, मनन करिएगा कि किसके साथ आपको नेटवर्क करना है। हो सकता है 21 के 21 पॉइंट आपको काम ना आए, पर उम्मीद करता हूँ 21 में से 10 किसी बिजनेस में आएंगे, 15 किसी बिजनेस में आएंगे, 18 किसी बिजनेस में आएंगे। आपके बिजनेस में कितने काम आते हैं, वैल्यूएबल है ये। एक साथ इतनी इंफॉर्मेशन वीडियो के फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन के साथ चलते हुए लाइव प्रोग्राम में क्रोमा कार्ड की प्रेजेंटेशन डालना मुश्किल होता है, पर वो सर्विस हमने आपको देने का प्रयास किया है। हजारों लोग आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। मेरा 17th पॉइंट, लोकल मीडिया इज ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए, आपके आसपास कोई लोकल मीडिया है या आपकी इंडस्ट्री की मीडिया है, इस समय आपकी इंडस्ट्री की या लोकल मीडिया, आपके आसपास की मीडिया, एक पीआर एजेंसी को हायर करिए, एंगेज करिए, जो आपको मदद कर सकती है आपके एरिया के अंदर। लोकल न्यूज़ चैनल्स पैसा नहीं लेते हैं, आपकी न्यूज़ आसानी से छाप देते हैं, लोकल रीजन में आपको रीच मिल जाती है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है और उसका पेनिट्रेशन बिल्कुल राइट मार्केट में होता है, क्योंकि आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उस मार्केट में है। इस लॉकडाउन के दौरान आप इसके बारे में भी जरूर सोचिएगा कि लोकल मीडिया या आपके इंडस्ट्री की डायरेक्टरीज जो हैं वो आपको कैसे मदद कर सकती हैं। आपकी इंडस्ट्री की कैटलॉग्स और बुक्स मिलती हैं, कहीं पब्लिकेशंस आती हैं, आपके इंडस्ट्री पे कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आ रही है, कोई मैगजीन्स आ रही हैं, या फिर स्पेसिफिक रीजन वाइज भी होती हैं। ये रीजन मतलब एक जियोग्राफिकल रीजन, कि भाई अगर आप सूरत से हैं तो सूरत के जो लोकल अखबार छापने वाला है, क्या वो आपके बारे में कुछ बोल सकता है। इसी के साथ 18th पॉइंट, इंप्रूविंग द इम्परफेक्शन ऑफ योर कॉम्पिटिटर। जो कॉम्पिटिटर जो माल बेचता है, वो अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व करिए। कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स को फोन करिए। जैसे जब जियो आया तो वो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की तरह नहीं आया। जब जियो आया तो कस्टमर जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के साथ में जो तकलीफ महसूस कर रहे थे, यानी कि इंटरनेट डेटा। एयरटेल वॉइस कॉल तो सस्ती देता था, पर इंटरनेट डेटा में पैसा छापता था बहुत। तो जियो जब आया मार्केट के अंदर, उसने क्या देखा, मेरे एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर से मेरे कस्टमर को ये तकलीफ है, इसको दूर करके मैं अपने बिजनेस को चालू करूंगा। लॉकडाउन में वापस जाने से पहले फिर से उसी तरीके से मत चले जाइएगा जैसे आप पहले काम कर रहे थे। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन के बाद आप फिर से वही करना शुरू कर दें जो आप पहले करते थे। इस समय अपने कंपटीशन की सारी गलतियों को एनालाइज करिए, बैठ के अपनी लीडरशिप टीम के साथ स्ट्रैटेजी बनाइए। कॉम्पिटिटर की होने वाली गलतियों को सॉल्व करेंगे आप, तो आपको बड़ा मार्केट शेयर मिल सकता है। देयर इज अ ग्रेट लाइक्लीहुड दैट द फर्स्ट मूवर वुड हैव मेड सम मिस्टेक। जो भी पहला मूवर था, आइडेंटिफाई हिज मिस्टेक एंड इंप्रूव ऑन इट। दैट्स माय मेन पॉइंट यहाँ, कि इंप्रूविंग द इम्परफेक्शन ऑफ द फर्स्ट मूवर। इसी के साथ मैं 19वें पॉइंट पे जा रहा हूं, वो क्या है, एक एड एन इनोवेटिव सर्विस डायमेंशन। एग्जिस्टिंग सर्विस में मैं एक दफा बात किया था आपसे, लेकिन ये क्या है, इनोवेटिव सर्विस डायमेंशन, एडिशनल इनोवेटिव सर्विस डायमेंशन। जैसे हैंडसेट कंपनी को बेचते वक्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पुजारा टेलीकॉम हमारा क्लाइंट है गुजरात में, इनके बहुत सारे स्टोर्स हैं, और राजकोट में बहुत फेमस है योगेश पुजारा। आज उनकी टीम भी हमारा प्रोग्राम देख रही है। पुजारा जो है, उसने क्या किया, उसने केवल मोबाइल नहीं बेचा, उसने मोबाइल बेचने के साथ साथ क्या बोला, अगर आपका मोबाइल खराब हो जाए, चाहे वो ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जोनी, लावा, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, कार्बन, पुराना नया ब्रांड, ये वो कोई भी हो, अगर आपका मोबाइल खराब होता है तो कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास आ जाओ, हमारी दुकान पे मोबाइल दे जाओ, हम खुद ही ठीक करा के देंगे आपको, और जरा दिक्कत आई तो कंपनी को लाके यहाँ खड़ा कर देंगे। तो ये पुजारा ने एक नया सर्विस डायमेंशन ऐसा ऐड किया जो इंडस्ट्री में नहीं था, जो इंडस्ट्री का रूल नहीं था। ये अलग प्रकार की सर्विस है। सो एक ऐसा एक्सीलेंट आफ्टर सेल सर्विस को आप प्लान कर सकते हो कि कस्टमर, उसके बाद फिर आप पे कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये स्ट्रैटेजीज के एरियाज हैं, इनको आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि क्या आप कोई एडिशनल सर्विस डायमेंशन दे सकते हैं, इनोवेटिव एडिशनल सर्विस डायमेंशन, वेरी पावरफुल। इसी के साथ 20वें पॉइंट पे आता हूं मैं, 21 पॉइंट के नजदीक पहुंचने लगा हूं। मेरा 20वां पॉइंट है सेल्स एंड डिलीवरी इनोवेशन। क्या आप लॉकडाउन के बाद सेल्स और डिलीवरी इनोवेशन पे काम कर सकते हैं? Amazon कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है, Amazon कोई प्रोडक्ट को बेचता भी नहीं है, बनाता भी कोई है, बेचता भी कोई है। Amazon तो क्या कोरियर सर्विस है, एक लॉजिस्टिक सर्विस है। मेरी बात समझिए, Amazon खाली घर पे माल पहुंचाने का काम करता है, उसका क्या काम है, सेल्स एंड डिलीवरी इनोवेशन। उसने हमेशा बेचने और डिलीवर करने के तरीके को चेंज करता रहा है। पहले वो किताबें बेचा करता था तो किताबें कुरियर करता था, बाद में किंडल ले आया तो किताब लोगों ने ऑनलाइन पढ़नी शुरू कर दिया, किंडल में पढ़नी शुरू कर दी। बाद में उसने घर पे हर प्रकार के सामान को डिलीवर करना शुरू किया किताबों के अलावा। उसके बाद Amazon गो स्टोर्स बनाना शुरू कर दिए। आज Amazon ड्रोन के साथ में
अपनी डिलीवरी कर रहा है, तो उसके डिलीवरी के तरीके चेंज होते रहे। तो आप भी क्या सेल्स और डिलीवरी के तरीकों के ऊपर कुछ अपनी कंपनी में प्लानिंग कर सकते हैं। इस समय सही टाइम है, इस समय सारे प्लान्स बनाए जा सकते हैं। आलस मत करो, आलस करने में आलस करो। ये वो टाइम नहीं है कि आपको आलस करना है। तो आप भी क्या देख सकते हैं कि मैं माल को डिलीवर करने के कुछ तरीकों को बदल सकता हूँ, एक्सपीरियंस को बदल सकता हूँ उसमें। और 21वां पॉइंट, जो भी आप माल बेचते हैं, ये वो टाइम है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना चाहिए अपना, एक्सेसिबिलिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने रिटेलर्स को लॉयल बनाइए, उनका साथ दीजिए, अपने फ्रेंचाइज नेटवर्क पे काम करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जब आप इस पे काम कर सकते हैं। ये थी मेरी क्विक 21 स्ट्रैटेजीज जिन पे मैंने बात किया आपसे। मैं अब टॉपिक जो मेरा है ब्रांडिंग और आइडेंटिटी का, कि कैसी ब्रांडिंग और आइडेंटिटी होनी चाहिए। मेरा आपसे एक प्रश्न है, हिटलर का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आइडेंटिटी आती है, कैसा ब्रांड आता है? और वहीं गांधी का नाम सुन के आपके मन में क्या ब्रांड, कैसी आइडेंटिटी आती है? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुन के क्या ब्रांड और क्या आइडेंटिटी आपके मन में आती है? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या आइडेंटिटी आती है? महाराणा प्रताप के बारे में क्या आपके सामने, कि उनकी क्या, किन ब्रांड प्रपोजिशंस के बारे में आप सोचते हैं? आपका इमोशनल रिस्पॉन्स उनके नाम को सुन के कैसा रहता है? इसी प्रकार आपकी कंपनी भी एक, आपकी कंपनी का नाम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेट के ऊपर एक वैल्यूएबल एसेट होता है। लोग आपकी कंपनी का नाम से आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं। तो अगर आपकी कंपनी का नाम ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं है, उसको रिव्यू किया जा सकता है, या अपनी ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट को एक लोगो, एक ब्रांड का नाम दे सकते हैं। और अगर आप नई कंपनी खोलने जा रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च का समय, कोरोना वायरस के क्राइसिस के दौरान आपको क्या 7 कंसीडरेशंस के बारे में सोचना चाहिए अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करते वक्त। जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा बड़ा बिजनेस। हमने सारी टीम लीडरशिप ने बैठ करके नाम डिसाइड किया, बड़ा business.com। आपकी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, उसकी ब्रांड वैल्यूज क्या है, मेरा पहला पॉइंट। यानी कि क्या वैल्यूज हैं उसकी, वैल्यूज का अर्थ क्या हुआ, उसके संस्कार कैसे हैं आपके ब्रांड के, आपके ब्रांड के संस्कार मतलब वो बिहेवियर में कैसा रहेगा। दूसरा, आपका कस्टमर कौन है, आपका टारगेट मार्केट कौन है। तीसरा, आपकी ब्रांड की बाहरी पर्सनालिटी कैसी है। एक तो वैल्यूज यानी कि संस्कार, और बाहरी पर्सनालिटी यानी कि उसका व्यवहार। चौथा, आपकी कंपनी का अल्टीमेट गोल और पर्पस क्या है, ये भी क्या क्या आपकी कंपनी के नाम में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपकी कंपनी सर्विस क्या करती है, देती क्या है, वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, आपकी कंपनी से कस्टमर को फायदा क्या होने वाला है, कस्टमर को क्या वैल्यू मिलने वाली है, मेरा 5वां पॉइंट। और छठा, कि आप कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। 7वां, आपको कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए। हाउ शुड यू बी, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, हाउ डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चंस को आप समझेंगे तो आप पहचान पाएंगे, आप थोड़ा और डीप जा पाएंगे कि कंपनी का नाम कैसा रखना चाहिए। कंपनी का नाम लंबा कभी मत रखिए। पहला पॉइंट क्या है, थोड़ा छोटा होना चाहिए, शॉर्ट। इट्स शॉर्टर इज बेटर, इजी टू स्पेल, याद रहता है। जैसे BMW, कोक, फेडेक्स, मैक, ये सब छोटे नाम हैं, ये नाम सारे के सारे याद रहते हैं। दूसरा, बड़ा सिंपल होना चाहिए ब्रांड का नाम। ऐसा नहीं हो कि बहुत डिफिकल्ट हो, बोलने में दिक्कत हो। जैसे श्वैब, श्वैब क्या है, SCHWAB। ये है तो केवल 6 ही लेटर, लेकिन बोलने में थोड़े मुश्किल है। ऐसा नाम मत रखिए जो बोलने में बहुत मुश्किल हो। मेरा अगला पॉइंट, एक कैटेगरी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपका ब्रांड। आइडेंटिटी शुड सजेस्ट अ कैटेगरी, आपके ब्रांड का नाम एक कैटेगरी को सजेस्ट करता हो। जैसे कि builders.com, redbooks.com, redbus.com, drugs.com, dunkindonuts.com, डोनट्स बेचता है। buyfurnitureonline.com, फर्नीचर बेचता है। bigbrands.com, या ब्रांड्स मिलते हैं। 99acre.com, एकड़ों में प्रॉपर्टी मिलती, छोटी भी बड़ी भी। सन फार्मा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हर्बल लाइफ, न्यूट्रिशन से संबंधित होना चाहिए शायद। शुगर फ्री, ओहो कैलोरी बचाएगा ये। बड़ा बिजनेस.com, ये बड़ा बिजनेस कर देगा आपका। ये सब क्या है, कैटेगरी है, पता चल जाता है कंपनी का नाम कैसे रखना है। इतना यूनिक और इतना मेमोरेबल रखो कि लोगों का स्टिकीनेस रहे, लोग भूले ही नहीं उसका नाम। हाँ, जैसे अमेजॉन, या
पहले लेटर सबका सेम है, जैसे मिनट मेड जूस है, डेयर डेविल, कोका कोला, किंग कॉन्ग, रोड रनर, पेपैल, ब्लॉकबस्टर, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, ये सब क्या है, मार्लिन मोनरो, चार्ली चैपलिन, डंकिन डोनट, इनके सबके पहले लेटर सेम है। ऐसा नहीं रखा कि वो आपको रेंटल कार देती हो, उबर नाम रखा, तो टैक्सी सर्विस भी रख सकते थे, लेकिन नाम क्या रखा, उबर। तो उबर रखने से उन्होंने अब केवल टैक्सी सर्विस नहीं, फूड डिलीवरी और वाइड वैरायटी ऑफ लॉजिस्टिक सोल्यूशन में उबर एंटर करता चला जा रहा है। उबर अपने हेलीकॉप्टर भी उड़ा रहा है, उबर ड्रोन सर्विस, उबर बहुत कुछ में एंटर कर रहा है। सो केवल एक बिजनेस को फोकस ना करें ताकि वो बड़ा लगे। कभी कभार केवल आप सिंगल प्रोडक्ट कंपनी भी होते हैं, फिर बाद में दिक्कत आ जैसे ठग्गू के लड्डू कानपुर के अंदर, हाँ, तो ऐसा लगता है खाली लड्डू ही बेचता हो और कुछ नहीं है उसके पास में। तो आपको बेसिकली ऐसा रखना है कि आपका लिमिट ना हो जाए नाम, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। और कभी कभार नाम ना पर्सनलाइज्ड भी होते हैं, पर्सनालिटी पे भी होते हैं। जैसे टाटा ग्रुप है, अपनी अपने ऊपर नाम रखा उन्होंने, टाटाज है कि नहीं है। आपको पता है बहुत सारे दुनिया के बड़े ब्रांड हैं वो किसी ना किसी के नाम थे, जैसे काविन क्लाइन, रैफ लॉरेन, टॉमी हिलिफिगर, फोर्ब्स, जिलेट, जिमी चू, एबॉट, डेल, एचपी, फोर्ड, एडिडास, बोइंग, अरमानी, हाइंस, कैडबरी, एडिडास, ये वर्साचे, टेस्ला, सुजुकी, नेस्ले, मॉर्गन स्टैनले, पराडा, फिलिप्स, यामाहा, ये सब किसी ना किसी के नाम थे। होंडा, सोइचिरो होंडा, तो ये क्या है, ओसामू सुजुकी, सुजुकी ये किसी का नाम ही है। सो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, कोलगेट किसी का नाम था, क्या आपको पता थी ये बात, ये फाइजर, टैग ह्यूर, मैकडोनल्ड्स, रोनाल्ड मैकडोनल्ड किसी का नाम है, लीवाइस, जेपी मॉर्गन, वर्साचे, फरारी, लुई विटॉन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक आदमी था प्रॉक्टर, एक था गैम्बल, दोनों ने मिलकर कंपनी बना दी, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, हार्ले डेविडसन, लंबोर्गिनी, कावासाकी, पोर्शे, टाटा तो मैं बता ही चुका हूँ, गुची, जकूजी, ये सब के सब नाम थे किसी के। बहुत सारे दुनिया में बड़े ब्रांड्स थे जो किसी के नाम पे रखे गए थे। आप भी अपना नाम रख सकते हैं, गुप्ता, गोयल, बंसल, जिंदल, जो आपका मन करे, शर्मा जी। तो आपको सोचना है कि क्या नाम रखना है, पर मैं थोड़ा कुछ और बात बताऊंगा। ऐसा भी कोशिश करिए कि नाम में कोई एम्बिग्विटी ना हो, ऐसा ना हो कि समझ ही ना आए कि आप बेच क्या रहे हो। जैसे शक्ति नाम सुन के आपके मन में क्या आता है, कुछ शक्तिशाली होगा, लेकिन मसाला कंपनी ने नाम रखा है शक्ति मसाला, है कि नहीं। जैसे हाइंस से पता नहीं चलता था लेकिन ये सॉस है। ये नोवाराटिस एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, पता नहीं चलता कि दवाई बेचती होगी। लाइकॉस एक सर्च इंजन होगा, या फिर ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स सुन करके शायद आपके मन में कोई गंदी पिक्चर आ जाती हो, लेकिन ये साबुन का नाम है। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी चीज का नाम लिख दें जिसका समझ ही ना आए कि बेचता क्या है। और कुछ कैची हो तो अच्छी बात है, गूगल, याहू, कोक, जिप्पो, गोडैडी, ये सब बड़े कैची कैची से नेम है। स्विगी, स्विगी, इनका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन कैची है। मैगी, 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 मैगी जबान पर चढ़ जाता है, ऐसा आसान हो जाता है बोलना, कोई मुश्किल नहीं आती है बात। ऐसा भी हो कि आपका क्या नाम कोई क्लू दे सकता है, ये भी एक और कंसिडरेशन है कि आप करते क्या हैं, आपकी सर्विस क्या है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था तो बोलते हैं हाँ लॉ एंड ऑर्डर, इसने नाम रख दिया लॉ एंड ऑर्डर, मतलब आपका गार्डन को साफ सुथरा रखने वाला है। हाँ, पॉट्स एंड पैंस, ये पॉट्स एंड पैंस मतलब क्या है, पॉट्स मतलब और पैन बर्तनों की बात हो रही है यार, कुछ किचन यूटेंसिल है। अगर नाम आपका विजुअल है तो और अच्छी बात है, जैसे ब्लैक डॉग, ब्लू फ्लूट, बड़ा बिजनेस, विजुअल है, बड़ा बड़ा बिजनेस, हम सबका बिजनेस बड़ा करने में लगे। ब्लू लीफ, ड्राई रेन, ये भी विजुअल है। अगर आपका ऐसा भी हो सके कि कुछ जो सामने वाले की इच्छा थी उस नाम के अंदर वो इच्छा भी पूरी हो रही है क्या आपकी कंपनी के नाम के अंदर। हाँ, loansapproved.com, लोन अप्रूव्ड, ये लोन अप्रूव हो जाएगा पहले से ही, पैसा आ गया। हाँ, ऐसा लीन क्रूज, जैसे छोटा क्रूज है, मेरे को ऐसा चाहिए पर्सनल अपने लिए। डाई हार्ड बैटरीज, कोई इच्छा पूरी कर रहे हो आप, जैसे बॉडी ट्रिम, हाँ, जैसे कि ऑन टाइम इमरजेंसी सर्विसेज, कोई इच्छा पूरी कर रहे हो। आपकी इच्छा क्या है, बिजनेस बड़ा करना है, इसलिए हमारी कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस, आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। बात समझिए ऐसा। अच्छा, एक और है बात कि अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी कंपनी के नाम की और गलत नाम की स्पेलिंग बनाई, उससे भी बड़ा आदमी कैच कर जाता है। जैसे डंकिन डोनट है, उसमें डोनट की स्पेलिंग क्या है, DONUT, लेकिन डोनट की स्पेलिंग होती क्या है, DOUGHN।
यूटी, डंकिन डोनट। जैसे फ्रॉक्स, वहाँ पे लड़कियों की फ्रॉक मिलती है, पहनती है लड़कियाँ, उसने लिख दिया FROX फ्रॉक्स, है कि नहीं। सो ऐसे फ्लिकर है, ऐसे ही फ्लैटर है, रेडिट है, ये सब लोगों ने नाम थोड़े से गलत कर दिए। टम्बलर है, लिफ्ट है, वो जो गाड़ियाँ उबर के साथ यूएस में बहुत चलती है ना, क्लाउड, और जीरो में XERO कर दिया, ZERO की जगह। नाम को राइमिंग भी कर सकते हो, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। लंच बंच, क्रंच एंड मंच, रोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स, फायर वायर, सब हब, 7-11 के स्टोर तो दुनिया भर में खुले हैं, शेक एंड बेक, डिंग डोंग, कुछ राइमिंग कर दो ताकि बात याद रह जाए आपकी। इसको करने के लिए ना काफ़ी कंसिडरेशन दिए मैंने आपको, लेकिन मेरा सुझाव क्या है, थोड़ा कॉम्पिटिटर का भी रिसर्च करिए, मार्केट में इंडस्ट्री लीडर्स अपने नाम कैसे रख रहे हैं उनके बारे में देखिए, डिक्शनरी.com पे जाइए, thesaurus.com पे जाइए, गूगल पे जाइए, थोड़ा अच्छे से रिसर्च करिए ताकि आपको मुश्किल ना हो। और ये भी देखिए कि नाम को रखा कैसे गया है, बड़े ब्रांड्स नाम रखने के पीछे कहानी क्या रखते हैं। जैसे नाइकी है, नाइकी जो है ना वो एक ग्रीक गॉडेस है विक्ट्री की, जीतने की, हाँ, ग्रीक गॉडेस है। ऐसे ही कोका कोला क्या था, बेसिकली कोका लीव्स और कोला बेरीज, इनको जोड़ करके नाम रखा गया था कोका कोला। पेप्सी, पेप्सी क्या था, एक डाइजेस्टिव हजम करने वाला एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन से नाम पेप्सी आया था, लोगों को पता नहीं है। अमेजोन क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अब दुनिया की सबसे बड़ी नदी, शायद जेफ बेजोस भी ये चाहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दूं। नोकिया, नोकिया कैसे आई कि फिनलैंड के अंदर जो सिटी है उसका नाम है नोकिया, और वहीं से नोकिया पैदा हुई। वोडाफोन, वोडाफोन में स्पेलिंग देखिए क्या, VO, वी का मतलब है वॉइस, यानी कि फोन पे बात करना, VO मतलब वॉइस, VOICE होता है ना। इसके बाद क्या है, डा, वो डा, और डा में क्या है, डेटा, DATA, डेटा, यानी कि इंटरनेट भी यूज कर लो अब। और फोन मतलब टेलीफोन, तो वॉइस, डेटा, टेलीफोन मिला के बना वोडाफोन। ऐसे ही फोक्सवैगन, फोक्सवैगन जर्मन के अंदर, फोक्स का मतलब होता है जर्मन भाषा में लोग, और वागन का मतलब होता है गाड़ी, यानी कि लोगों की गाड़ी, उसी से नाम आया इसका, जर्मन गाड़ी है, दस ऑटो ऐसे बोलते हैं ना। तो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से आया है, माइक्रो कंप्यूटर का माइक्रो उठा लिया और सॉफ्टवेयर का सॉफ्ट उठा लिया और उसको बना दिया माइक्रोसॉफ्ट। निविया नाम की क्रीम है, और ये निवियस जो है, इसका अर्थ क्या होता है, लैटिन वर्ड है स्नो वाइट, एकदम वाइट वाइट, इसे निविया की क्रीम भी एकदम वाइट वाइट होती है, लगाते हैं आप, पता नहीं गोरे होंगे नहीं होंगे, लेकिन नाम तो मैंने बता दिया, निविया आया स्नो वाइट से। आपके जो इनिशियल्स आप नाम के रखने वाले, इसके बारे में रिसर्च करिए, काफ़ी रिसर्च करिए, आपस में झगड़ा मत करिए रिसर्च करते वक्त, सजेशन दीजिए एक दूसरे के, चिंता ना करें कोई ऊट पटांग के सजेशन देगा, आप उसको ज़रा डांट देंगे तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। मिल करके आपस में चर्चा करिए, खूब ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, और उसके बाद ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूट्स को समझिए, जल्दी मत करिए। इस वीडियो के कंटेंट का लाभ उठाइए। इसके बाद आपको रीडिंग मटेरियल अभी नहीं मिलेगा, बीच में बाद में मिलेगा, अभी आप मेरे साथ रहिए वीडियो में। अपने आइडियाज को ऑडिट करिए, थोड़ी कैटेगरी के लिए आप अपनी लॉन्ड्री लिस्ट बनाइए, बल्कि लॉन्ड्री लिस्ट को कैटेगराइज करिए, कौन सी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, कौन सा बढ़िया लग रहा है नाम, कौन सा कमजोर है। इसमें ना ये भी देख लेना, एक थोड़ा गड़बड़ लोग क्या कर देते हैं कि नाम तो रख लिया लेकिन उसका दूसरी भाषा में मतलब कुछ और होता है। जैसे ब्रैट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शैतान बच्चों को, स्पॉइल्ड ब्रैट, नॉटी चिल्ड्रन, ब्रैट, लेकिन रशिया में इसका मतलब होता है भिखारी, बेगर, है ना। जैसे फार्ट है जी, कभी कभी गैस पास कर देते हैं, आई होप आप सबका पेट ठीक होगा, फार्ट। ऐसे ही इंग्लिश में तो उसका मतलब है गैस पास करना, फार्ट, लेकिन जो डच लैंग्वेज है डेनमार्क में, उसका मतलब है मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कार होती है ना, गाड़ी चल रही हो, उसको बोलते हैं फार्ट। जर्मन के अंदर भी जो है क्या कहते हैं इसको, जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी, गुते फार्ट। तो ये जैसे गिफ्ट है, अब गिफ्ट का मतलब तो इंग्लिश में प्रेजेंट है, सबको मालूम है, लेकिन जर्मन भाषा के अंदर गिफ्ट का मतलब है पॉइजन। अगर आपने वहां जाना है तो आपको दिक्कत ना हो जाए। जैसे क्रैप, क्रैप जो है इंग्लिश में मतलब है कि बिल्कुल टॉक्स क्रैप, मतलब रबिश, एकदम कूड़ा, लेकिन रोमानियन लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब है फिश सैंडविच। हाँ जी, जैसे आप समझिए किस, हाँ जी, चुंबन, चुंबन हिंदी में इसका मतलब है चुंबन, हाँ, टच विद लिप्स, लेकिन स्वीडन में इसका मतलब है मूत्र, यूरिन, है कि नहीं। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी बातें कुछ अजीब सी लग रही होंगी। कुकीज, हाँ, अपने क्या है, अपने यहाँ पे कुकीज बोलते हैं ना, टी कुकीज सर्व कर रहे हैं हम लोग, कुकीज का मतलब है बिस्किट, हैंडमेड बिस्किट, कुकीज उसको बोलते हैं। लेकिन हंगरी में कुकी का मतलब, ओहो हो, बोल नहीं पाऊंगा, पुरुषों का लिंग, छोटा लिंग, है जी। सो बाइट, बाइट मतलब यहाँ पे इंग्लिश में मतलब क्या है, छोटा पोर्शन, बाइट, छोटा सा, स्मॉल बाइट, ऐसे चक मार के सैंडविच खाया, बाइट। फ्रांस में इसका मतलब भी पुरुषों का लिंग होता है, हाँ जी। तो ये जो है ना बड़ा खराब हो जाती है बात। जैसे बांग्ला में एक दिन मैं एक रिक्शा वाले से मिला था, मैंने बोला उसे कतो टका, कितना पैसा लोगे, रिक्शा वाले से पूछा, वो बोला 20 टका।
अब कुड़ी मतलब पंजाबी में कुड़ी मतलब लड़की होता है और टका मतलब 2 पैसा, तो मतलब वो बात कभी कभी गलत भी बन सकती है। आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग भाषा में अलग अलग मीनिंग है, आप किस ज्योग्राफी में जा रहे हैं। रबर का इंग्लिश में मतलब होता है इरेजर, जिससे आप मिटाते हैं, पर यूएस और यूरोप में रबर का मतलब होता है कॉन्डम। ऐसे ही सालसा, अपने यहाँ तो उसको बोलते हैं डिप है जी, पर जापान में सालसा मतलब होता है डायरिया, किसी का पेट खराब हो जाता है। ऐसे ही पीच जो है ना वो एक फ्रूट होता है अंग्रेजी में, लेकिन टर्किश भाषा में किसी इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है ना जी, है जी, जो गलती से पैदा होने वाला बच्चा, उसको पीच बोलते हैं। प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव क्या है, जो खाने में डालते हैं जिससे खाना खराब ना होए, लेकिन फ्रांस में इसका मतलब होता है कॉन्डम। कितनी डबल मीनिंग हो जाती है ना, जैसे ब्रा, ये महिलाओं का वस्त्र होता है, पर स्वीडन में इसको बोलते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ब्रा का मतलब वेरी गुड हो गया। हाँ, स्मोकिंग अपने यहाँ मतलब क्या, सुट्टा मारना, लेकिन फ्रेंच में इसका मतलब क्या, कपड़े। सो बेसिकली पे डे का मतलब क्या है, जिस दिन आपको तनख्वाह मिलती है। पोर्चुगल में इसका मतलब क्या है कि मैं अब गैस पास करने वाला हूँ, यानी कि मैं पुद्दू मारने वाला हूँ। बुरा नहीं मानना, थोड़ा कठोर लग रहा होगा आपको। फेस का मतलब इंग्लिश में होता है चेहरा, पर फ्रांस में इसका मतलब होता है आपकी तशरीफ, है जी, योर बटक। तो ये क्या है, बड़े डबल मीनिंग हो जाते हैं अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं। अपनी ब्रांड आइडेंटिटी रखने से पहले इन सब चीज़ों को भी चेक करें। इसका लीगल ट्रेडमार्क जरूर चेक कर लें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या किसी लॉयर के साथ में, कि ये नाम किसी ने रख तो नहीं लिया है। डोमेन को चेक कर लो कि वो डोमेन अवेलेबल है भी कि नहीं है। ऐसा ना हो कि जैसे हमने जब बड़ा बिजनेस रखा था तो वो डोमेन किसी ने ऑलरेडी बुक किया हुआ था, हमने कुछ लाख रुपए दे के उससे डोमेन खरीदा था, तब नाम रखा था बड़ा business.com। आप भी चेक कर लीजिए कि डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है, सोशल मीडिया पे नाम अवेलेबल है कि नहीं है। और फिर आपस में फाइनली चर्चा करके एक डिसीजन और फीडबैक के साथ आगे बढ़ें, अपना डिसीजन लें और उसको आगे बढ़ाएं। कंपनी की ब्रांडिंग कैसे करें, सेल्स कैसे करें, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, इसकी मैंने बात करी। थोड़ा मैं अभी बिजनेस के मार्केटिंग एस्पेक्ट की बात करना चाहता हूं। आपको बिजनेस में क्या करना चाहिए, कुछ फ्रीमियम मॉडल में बिल्ड करना चाहिए, पर वो इसमें एक और गड़बड़ करते हैं। फ्री छोटी चीज देते हैं और जब एक्चुअल चीज बेचनी है तो उसको बहुत महंगा कर देते हैं। जैसे कोलगेट 50 ग्राम आप खरीदते हो ना छोटी सी, तो 20 रुपए की मिलती है, लेकिन कोलगेट 150 ग्राम की बड़ी ट्यूब खरीदनी हो, 50 ग्राम 20 की है तो 150 ग्राम 3 गुना होनी चाहिए, यानी कि 60 रुपए की, पर वो मिलती है 92 रुपए की। होनी 60 की चाहिए थी, 92 की मिलती है, आपको 32 रुपए एक्स्ट्रा मिलती है। जब आप पॉन्ड्स की क्रीम खरीदते हो ना, या मैं कहूंगा फेयर एंड लवली को लेते हैं पहले, वो 15 ग्राम फेयर एंड लवली 20 रुपए की मिलती है। अगर 15 ग्राम 20 की है तो 25 ग्राम कितने की होनी चाहिए, वो 25 ग्राम 50 रुपए की बेचते हैं। 15 ग्राम 20 की है, 30 ग्राम भी 40 रुपए की होनी चाहिए थी उस हिसाब से, तो पर वो 25 ग्राम यानी कि 30 से भी कम 50 रुपए की बेचते हैं। तो 34 रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन मिल रही है कितना, 16 रुपया फालतू ले रहे हैं इसमें। सो क्या 150% लोग फालतू ले लेते हैं। वैसे रेड लेबल का आप छोटा सैशे ले लो 100 ग्राम का, वो 30 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन 1 किलो खरीदोगे 100 ग्राम 30 रुपए का, तो 1 किलो कितना होना चाहिए, 100 ग्राम से 1000 ग्राम पे जा रहे हो तो 1 जीरो फालतू, 30 रुपए की जगह 300 रुपए का होना चाहिए, पर बिकता है 410 रुपए का। ये छोटी चीज देते हैं टेस्ट करने के लिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप बड़ी अपने आप खरीदने आओगे। 300 की चीज में 110 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 410 रुपए ले रहे हैं, यानी कि 139% एक्स्ट्रा हो गया आपसे। आपने कभी नेस्कैफे की छोटा पाउच खरीदा जाके बाजार में? हाँ, कॉफी का छोटा पाउच 7.5 ग्राम का छोटा सा पाउच होता है 10 रुपए का। अगर 7.5 ग्राम 10 रुपए का है तो 50 ग्राम कितने का होना चाहिए, 50 ग्राम होना चाहिए 67 रुपए का, लेकिन वो 50 ग्राम बेच रहे हैं 130 रुपए का, यानी कि लगभग 200% फालतू ले रहे हैं। तो अब आप मन में सोच रहे होंगे अच्छे छोटे छोटे सैशे इकट्ठे कर लो, है बड़ी बोतल खरीदेंगे नहीं भाई। आदत नहीं होती है लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप बाजार में जाकर के 300 सैशे कॉफी के ले आए, 300 सैशे रोज खोल खोल के फाड़ फाड़ के कॉफी बना रहे हो। अब तो शीशी खरीद के लाते हो, उसी से कॉफी बनाते हो। लाइफ बॉय की जो छोटी टिक्कियाँ आती है ना, टेस्ट कराने के लिए, आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, 62 ग्राम की छोटी सी, वो 10 रुपए की आती है। अब 62 का डबल कितना हुआ, 125 ग्राम। अब वो 10 की है तो ये 20 की होनी चाहिए, पर इसको वो 28 की बेचते हैं, यानी कि फिर से आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया गया। डिटॉल में भी ऐसा होता है कि छोटा 45 ग्राम का डिटॉल का साबुन 10 रुपए का है और 300 ग्राम 103 रुपए का देते हैं, होना चाहिए था 67 का उस हिसाब से, उसमें भी 40 रुपए एक्स्ट्रा। ऐसे ही लक्स साबुन वाले भी करते हैं कि छोटा साबुन 10 रुपए का और जो 50 ग्राम है 100 ग्राम होना चाहिए था कितने का, 20 रुपए का, पर वो 27 रुपए का दे रहे हैं। ऐसे ही पॉन्ड्स के भी टेल्कम पाउडर में छोटा 10 रुपए का, बड़ा वाला सस्ता होना चाहिए था। ये सब के सब वैसलीन, बॉडी लोशन, ये सब लोग ब्रांडिंग मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में अपने बिजनेस के अंदर आपको ऐसे मॉडल लाने चाहिए, फ्रीमियम मॉडल। ये इसका टॉपिक था कि फ्रीमियम मॉडल के आप ला सकते हैं, कुछ फ्री में या कुछ सैम्पलिंग या छोटा कुछ सस्ते में दे दें, ताकि कस्टमर हुक हो जाए, आपके साथ आ जाए। कोरोना वायरस के इसी समय, इसी तकलीफ के दौरान आपको रिसर्च करना चाहिए,
कि आप क्या कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, कस्टमर को कौन सी चीज़ ऐसी दे सकते हैं जिससे वो आपके साथ हुक हो जाए, एंगेज हो जाए। पर आप बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को करते वक्त आपकी जो है, आजकल तो खैर बिजनेस हो ही नहीं रहा है, क्या करते हैं, आपकी कॉस्ट को कम करना इस समय सबसे बड़ा बिजनेस है आपका। तो जब आप बिजनेस में वापस आएंगे, उससे पहले आप 7 चीज़ों पे काम कर सकते हैं जिससे आपकी कॉस्ट कम हो सकती है आने वाले समय में। वो क्या है? एक है कि क्या आप कुछ ऐसे वेंडर्स, ऐसे सप्लायर्स अपनी सप्लाई चेन में ढूंढ सकते हैं जिनसे आप बल्क में माल बहुत सस्ते रेट में खरीद सकते हो, और पेमेंट भी उसको आराम से कर सकते हो, धीरे धीरे कर सकते हो उसको पेमेंट। उसको बोले मंथली पेमेंट करूंगा मैं तुझको, उसको कोई बैंक गारंटी दे दें या बिना बैंक गारंटी के कर सके तो और अच्छा है। लेकिन अगर आपने बल्क में माल कुछ ऐसा लिया और नेगोशिएट करके लिया, इस समय सब लोग दुखी हैं, इस समय सस्ते प्राइस में भी लोग माल बेचने को तैयार हो जाएंगे। आप बल्क परचेज के द्वारा भी अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर मुझको मग खरीद के बेचना है तो मेरी मग की पर यूनिट कॉस्ट अपने आप कम होती चली जाएगी। दूसरा क्या है? अपने रिस्क को स्प्रेड करिए। रिस्क स्प्रेड करने के लिए क्या अर्थ हुआ? जहां पे आपकी कैपिटल इन्वेस्ट होती है वहां पे आपका रिस्क होता है, तो क्या कोई आपका पार्टनर बन सकता है जो आपके साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके? तो आपका रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। जहां पे पैसा है वहां पर रिस्क है। क्या पैसा किसी और का लग सकता है आपके बिजनेस में? उस पर सोचिए, उससे आपकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि आपका कैपिटल यहाँ पे सेव हो गया, आपका रिस्क कम हो जाता है। तीसरा है एफिशिएंट प्रोडक्शन पे आप काम कर सकते हो। अगर आप कोई माल बनाते हो या कोई सर्विस डिलीवर करते हो, उसकी एफिशिएंसीज पे काम करिए कि क्या कम लोगों के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ आप बिल्ड कर सकते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी से भी आपकी कॉस्ट कम होती है। मैकडॉनल्ड्स बर्गर 180 सेकंड में बनाता है, क्या आप भी अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपने माल को बनाने में, जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाए। हीरो मोटोकॉर्प आप जानते हैं एक दिन में 40,000 मोटरसाइकिल बना लेता है। 40,000 मोटरसाइकिल बनाता है, वो उसकी एफिशिएंसी है। उनका मानना है कि वो हर कुछ सेकंड के अंदर एक बाइक बनाते हैं, 7 सेकंड में एक बाइक बन जाती है हीरो मोटोकॉर्प की। वो एफिशिएंसी इसके कारण है। प्रमोशन की कॉस्ट को क्या आप कम कर सकते हो? प्रमोशन की कॉस्ट को कम करने का क्या तरीका, कैसे आप मार्केट करें कि जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है, आप उसी के पास जाइए जिसके पास जनता है, जिसके पास ट्रैफिक है। या फिर चीपर कैपिटल लेकर के आए, कैपिटल उससे लें जैसे फ्रेंड फैमिली एंड फूल्स बोलते हैं हम लोग, के शुरुआत में पैसा आप उससे लेते हैं जिसको आपको उसको इंटरेस्ट ना देना पड़े, तो आपकी कैपिटल चीप हो जाए। अपनी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट 6 पॉइंट और टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, एक तो मैंने कॉस्ट की बात करी, अब मैं एग्जैक्ट फोकस्ड रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। तो रेवेन्यू बढ़ाने के 5 तरीके होते हैं, रेवेन्यू एंड टर्नओवर स्ट्रैटेजी। ये 5 तरीके होते हैं, आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा आपको काम आएगा। रेवेन्यू एंड टर्नओवर स्ट्रैटेजीज में से 5 में से कौन सा काम आएगा, पहले मैं पांचों को थोड़ा आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। एक क्या, रेवेन्यू कैसे बढ़ता है? जब ज्यादा कस्टमर आता है तो ज्यादा टर्नओवर होता है, जब ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है तो ज्यादा टर्नओवर होता है, जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी लॉयल कस्टमर होता है तो ज्यादा टर्नओवर होता है, या जब ज्यादा प्राइस बढ़ा दो तब ज्यादा टर्नओवर हो जाता है, या जब ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ा दो तब ज्यादा टर्नओवर होता है। 5 तरीके से आपका टर्नओवर बढ़ता है। तो 5 में से देखिए आपको कौन सा काम आने वाला है। ये स्ट्रैटेजी बनाने का समय, प्लानिंग का समय है, बिजनेस प्लानिंग का समय है, जिस पे आप काम कर सकते हैं। जैसे हम पहला लेते हैं, पहले को समझते हैं कि मोर कस्टमर इज इक्वल्स टू मोर टर्नओवर। क्या अर्थ हुआ इसका? कि आप अपने कस्टमर्स को प्लान करिए कि क्या ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कस्टमर अगर आप ज़्यादा एक्वायर कर सकें, आप अगर आप ट्रांजैक्शन उनसे आपकी जब ज़्यादा बढ़ेंगी, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, कोई ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे आप नए कस्टमर्स को, ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, उससे आपका आने वाले समय में टर्नओवर बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि दूसरे में यहां मैंने बताया है कि आपकी ट्रांजैक्शंस को आप कॉम्बो सेल्स और क्रॉस सेल्स से करिए। कॉम्बो सेल्स और क्रॉस सेल्स आप बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी तो ज्यादा टर्नओवर होगा। क्या मतलब हुआ इसका? कि क्रॉस सेल करिए, अप सेल करिए, एक आइटम खरीदने आया दूसरा आइटम भी बेचिए। बर्गर खरीदने आते हो तो कोका कोला बेचता है मैकडॉनल्ड्स आपको, अगर आप डोमिनोज से पिज्जा लेने जाते हो तो आपको चीजी डिप साथ में बेचता है। अगर आप महिला हैं, बाल कटाने जाती हैं तो वो साथ में आईब्रो के लिए आपको बोलती हैं, रीबॉन्डिंग के लिए बोलती हैं, आपको बोलते हैं कि आप आज फेशियल भी करा सकते हैं, आप पेडिक्योर मैनिक्योर करा सकते हैं। आप गए थे एक काम के लिए, वो आपको 4 आइटम बेच देते हैं। होता है आपके साथ? नहीं। अगर आप पैथोलॉजी पे ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो बोलते हैं एक टेस्ट कराओगे तो 700 रुपये लगेगा और 25 टेस्ट कराओगे तो 1100 रुपये लगेगा। आपको लगता है अरे 25 टेस्ट करा लो फिर तो तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उससे बल्क बाइंग या ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, इससे आपके टर्नओवर पे इंपैक्ट आता है, टर्नओवर तुरंत बढ़ता है आपका। वाओ मोमो भी पहले खाली मोमो बेचता था, अब मोमो तो मोमो होता है जी। क्या? मोमो तो मोमो होता है। अब मोमो सुन के आपके मन में एक नेपाली चेहरा आ जाता है, एक नेपाली लड़का छोटा टीन के डब्बे से निकाल के गरम गरम मोमो आपको खिला रहा है, बाजार के किराने पे कोने पे ठेला लगा के खड़ा है। अब मोमो ज़्यादा महंगा बेच ही नहीं सकते, तो वाओ मोमो को भी दिक्कत आई, वो भी मोमो महंगा नहीं बेच पा रहे थे। उन्होंने क्या किया? कॉम्बो बिल्ड किया। उन्होंने एक साथ में बेवरेज दिया, एक साथ में डेजर्ट मोमो दिया, एक साथ में तंदूरी मोमो, ऐसा कुछ करके कॉम्बो बना दिया। तो उससे छोटे से स्नैक को एक बड़ा मील बना दिया। उससे क्या हुआ? कॉम्बो करने से उसका 70 रुपए का आइटम अब 150 पौने 200 रुपये में बिकना शुरू हो गया, उसका टर्नओवर बढ़ गया। तीसरा क्या है?
क्या कस्टमर को लॉयल बना सकते हैं, उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा। अगर लॉयल्टी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए आपकी कंपनी में, लॉयल कस्टमर मीन्स मोर टर्नओवर, मोर लॉयल्टी मीन्स मोर टर्नओवर। देखिए कि कस्टमर बार बार जल्दी जल्दी वापस कैसे आए। पहले अगर वो 3 महीने में आता था तो आप ऐसा कैसे करें कि वो 1 महीने में आए। अगर 1 महीने में आता था तो ऐसा कैसे करें हर 10 दिन में माल लेके जाए। तो लॉयल्टी को एक डिपार्टमेंट की तरह बनाइए ताकि कस्टमर की परचेज और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाए, वो ज़्यादा जल्दी जल्दी आके आपसे माल खरीदे। इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, बहुत असर आने वाला है। देखिए इस तीसरे पॉइंट पे भी ध्यान दीजिए। और चौथा है कि अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ाते हो तो भी ज़्यादा टर्नओवर बढ़ता है। तो क्या आपके किसी प्रोडक्ट में इनोवेशन है, क्या किसी प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस है, क्या कोई खास वैल्यू प्रपोजिशन है, क्या कुछ ऐसा है जिसके कारण आप ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर लो और तो भी कस्टमर बुरा ना माने आपको देने के लिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके पास में तो कस्टमर आपको उसके लिए पैसा दे देगा और उससे भी आप टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करिए और इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। पांचवा है ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड कर लो, लेकिन सही प्रोडक्ट ऐड करिएगा, क्योंकि इसमें खतरा भी हो जाता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करने में इन्वेंट्री बिल्ड हो जाती है। लेकिन रूल क्या है, मोर प्रोडक्ट इक्वल्स टू मोर टर्नओवर। तो अपने बकेट के अंदर अगर आपके पास में 10 ही प्रोडक्ट है तो देखिए कि 4, 5, 6 और कौन से साथ में ऐड किए जा सकते हैं, पर वही ऐड करिएगा जो बिकेगा। ऐसा नहीं कि आपने इकट्ठे करके प्रोडक्ट रख तो लिया अपने पास अपने गोडाउन में, लेकिन माल नहीं बिक रहा। या अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो अपने मैन पावर हायर कर ले, लेकिन वो मैन पावर पूरी तरह से एंगेज नहीं है, डिसएंगेज है, क्योंकि उनकी सर्विस पूरी तरह यूज नहीं हो पा रही है। जरा पानी पीऊंगा, क्षमा चाहता हूँ, छोटा सा ब्रेक। आपने भी पानी पी लिया होगा। अपने आप को हाइड्रेट करते रहिएगा, मेरे साथ रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मेरी स्पीड तेज रहेगी। अब अगली स्ट्रैटेजी जो आपको बिल्ड करनी है वो क्या है, वो स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है इस लॉकडाउन के दौरान कि अपने प्राइसेस को कैसे आप तैयार करें, कि क्या आप किस तरह से अपने प्राइसेस को डिजाइन करें। देखिए प्राइसेस डिजाइन करने के लिए कैसे माल बेचना है, क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद लोग ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा पैसा दें, ज़्यादा पैसा दें, तो उसके लिए याद रखिए कि अपने कंज्यूमर को समझिए, उसका प्रोफाइल को पहले समझिए कि कंज्यूमर का प्रोफाइल है क्या। क्या कंज्यूमर आपका अपॉर्चुनिस्टिक है, मतलब ऐसा है कि जो चाइनीज़ गुड्स का मार्केट, चाइनीज़ मार्केट का माल खरीदना पसंद करता है, सस्ता माल खरीदना पसंद करता है, या कस्टमर आपका वैल्यू फॉर मनी टाइप का है, या वो बड़ा प्रीमियम है, अच्छी चीज़ दो ज़्यादा पैसा दूंगा आपको। कौन सा कस्टमर है आपका, उस हिसाब से आप प्राइस को तय करिए। अपने कंज्यूमर की प्रोफाइल को तैयार करने पे आपको प्राइस तैयार करने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्या है, जो माल आप बेच रहे हैं क्या उसकी कॉस्ट, एक होता है प्राइस, एक होता है कॉस्ट। प्राइस मतलब कितने का बेच रहे हैं, कॉस्ट मतलब आपको कितने का पड़ रहा है। ये जो कितने का पड़ रहा है, अगर आपने उसको ढंग से कैलकुलेट कर लिया और उसको कुछ कम कर लिया तो फिर आपकी प्राइसिंग चेंज हो सकती है। आप थोड़ा और सस्ता करके बेच सकते हैं। हम आपको वैल्यू मनी, डॉक्टर वैल्यू मनी थायरो केयर के हमारे प्रोफेसर जो है बड़ा बिजनेस पे, उनके बारे में वो अपने केस स्टडीज में समझाते हैं कि उन्होंने थायराइड की टेस्टिंग को बहुत सस्ता कर दिया, जो मार्केट में 500 रुपए की होती थी। उसका जो रॉ मटेरियल रीएजेंट है उसको उन्होंने खुद ही बनाना शुरू कर दिया, खुद ही सोर्स करना शुरू कर दिया। 50 रुपए का रॉ मटेरियल था, वो जब उन्होंने खुद अरेंज करना शुरू कर दिया तो 5 रुपए का पड़ने लग गया। और टेस्ट को जो मार्केट में 500 का होता था वो उन्होंने 40 रुपए का करना शुरू कर दिया, और उसके बावजूद उनका 40% मार्जिन था। यानी कि 40 रुपए का टेस्ट किया और 16 रुपए उनको बच जाता था। वो इसी तभी कर पाए जब उनकी कॉस्टिंग ठीक हो पाई। तो ये एक अच्छा समय है जब अपनी कॉस्टिंग पे आप काम कर सकते हैं। जैसे नाई को भी मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि नाई को भी देखना चाहिए कि अगर मेरी कैंची 100 रुपए की आ रही है और मैं 1000 बार बाल काट रहा हूँ तो मेरी जो है मेरी कैंची की कॉस्टिंग 10 पैसा पड़ रही है एक बार बाल काटने पे। अगर मेरी कंघी 10 रुपए की आती है और मैं 100 बार उससे कंघी कर सकता हूँ तो मेरी एक कंघी जो है वो बाल काटने पर एक बार 10 पैसे की पड़ती है। अगर मैं वाटर स्प्रे बॉटल को भी यूज़ करता हूँ और वो 100 रुपए की बॉटल आती है, ऐसे ही कुछ नंबर दे रहा हूँ आपको, तो और आपने उस स्प्रे बॉटल 500 बारी बाल काटने में काम आती है तो समझ जाता है कि 20 पैसे का पड़ता है मुझको स्प्रे बॉटल। ऐसे ही वो कपड़ा जो लपेटता है चादर आसपास बाल काटते वक्त, अगर वो 100 रुपए का है और 100 बार बाल काटता है तो कितने रुपए का पड़ा, 1 रुपए का पड़ा। इससे उसको समझ में आता है कि मेरी कुर्सी कितने रुपए की पड़ी, मेरी ऑयल एंड वैक्स कितने की पड़ी, मेरा किराया कितने का पड़ा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितने का पड़ा, और उससे वो निकाल सकता है कि भाई बाल काटने की मेरी कॉस्ट तो खाली 22 रुपए आती है। तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं सस्ते में बाल काटूंगा। पहले मैं 100 रुपये लेता था, अब मैं 50 रुपया लूंगा, ज़्यादा कस्टमर ले आऊंगा बाद में। जिससे आदमी बाल कटाता है हर बार उसी के पास वापस आता है। फिर सुनो, जिससे आदमी बाल कटाता है हर बार उसी के पास वापस आता है। तो एक बार नया कस्टमर आपने एक्वायर कर लिया, इससे फर्क पड़ता है, आपने प्राइसिंग ठीक कर ली। या फिर आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर को कितने का फायदा करा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। कस्टमर को कितने रुपए का, कितने रोकड़े का फायदा हो रहा है। अगर आपने वो निकाल दिया तो फिर आप उससे ज्यादा भी चार्ज कर लो, उसको दिक्कत नहीं है कि नहीं, उसे समस्या नहीं होती है। अगर आपने कस्टमर को बड़ी वैल्यू दी, उसका गणित निकाल के बताओ, आप इसका कैलकुलेशन करोगे, कस्टमर को आपने
कितने रुपए का लाभ फायदा कराया, कस्टमर का आपने कितने रुपए का खर्चा घटाया, उसको क्या वैल्यू दे रहे हो, उसको कितने रुपए के नए कस्टमर लाके दिए, मतलब उसके धंधे में घुसना है आपको, उसके मनी मेकिंग मॉडल में घुसना है, उसके कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी आपने बढ़ा करके दी है उसको, जो आपने माल बेचा है उससे कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन हुआ है सामने वाले को, या फिर उसको कितने रुपए का बिजनेस स्केल करके दिया आपने, या फिर उसके कितने नए कस्टमर आपने जोड़े रखे या नए कस्टमर एक्वायर करे, पुराने कस्टमर जोड़े रखे या नए कस्टमर एक्वायर करे, या आपने उस सामने वाले कस्टमर की ब्रांडिंग को अच्छे से इंप्रूव कर दिया, या आपने उसका मार्केट शेयर बढ़ा दिया, या आपने उसका प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा दिया। ये अलग अलग तरीके हैं सोचने के। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपके कस्टमर, सुनिएगा, आपके कस्टमर को कितने रुपए का फायदा हो रहा है, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं इससे थोड़ा ज्यादा भी ले लूंगा, ये बुरा नहीं मानने वाला। चौथा पॉइंट समझिए इसके अंदर कि आपका कस्टमर जो है वो माल खरीदता कौन है। देखिए कि उसका बायर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, कंज्यूमर एक्चुअली है कौन। प्रेस्टीज ने ये बात को समझा कि प्रेस्टीज का माल यूज देवी जी करती हैं, पर शुरू के समय में उन दिनों खरीद